जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज प्रदेश में वीडियो की परीक्षा है। ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों के लिए ये परीक्षा है। 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है। एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर को जारी कर दिए गए थे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित हो रही है ये परीक्षा। आज दोपहर 11 से लेकर 2 बजे तक ये परीक्षा रहने वाली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश भर में 1570 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में 250 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन और जयपुर में 93,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों में 1 घंटे पहले पहुंचना होगा अभ्यर्थियों को। तो देखिए, आज प्रदेश भर में वीडियो की परीक्षा है और ऐसे में एक तरफ प्राइवेट बसों की तरफ से हड़ताल भी की गई है। अब एक पूरे रोडवेज बस के भरोसे जो अभ्यर्थी हैं वो सफर कर रहे हैं। अब ऐसे में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसको लेकर आवेदन किया है। सबके अलग अलग जगह पर सेंटर्स बनाए गए हैं। 30 अक्टूबर को जारी कर दिए गए थे एडमिट कार्ड। कोटा में जहां ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान बसों में आने जाने के लिए किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रोडवेज कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई गई है। रोडवेज की बसों में अभ्यर्थियों सहित आम यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। कोटा में 88 सेंटर्स पर आज ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है और आपको बता दें कि 28,300 से अधिक परीक्षा का नामांकन यहां पर किया गया है। एग्जाम है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था करी है और डिपो से भी एक्स्ट्रा ही व्यवस्था अग्रिम व्यवस्था की जाती है बसों के लिए, ताकि के विद्यार्थियों को परेशानी नहीं आए। किस तरह की सिचुएशन? बच्चों को जो एग्जाम के लिए 2 दिन पहले फ्री रहता है और 2 दिन के बाद से फ्री रहता है और वहाँ पे उनको बिठाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि उनको अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। स्लीपर बसों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की यह हड़ताल है। प्रदेश भर की करीब 8,000 स्लीपर बसें हड़ताल में शामिल है। हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानी। स्टेज कैरेज बसें भी 4 नवंबर से हो सकती है हड़ताल में शामिल। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान ने दिया है स्लीपर बसों की हड़ताल को समर्थन। 4 नवंबर से समर्थन का कहा है और स्टेज कैरेज श्रेणी के राजस्थान में करीब 30,000 बसें जो हैं वो संचालित होती हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर स्लीपर बसों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। स्टेज कैरेज बसें भी इसमें शामिल हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस इसमें शामिल हो सकती हैं। आसिफ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर हैं। आसिफ, देखिए, हड़ताल के चलते पूरी तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सहमति बन पाई है? क्या आगे की स्थिति रहने वाली है? देखिए, आज हड़ताल का स्लीपर बसों की हड़ताल का दूसरा दिन है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितनी भी निजी बसें चलती हैं वो अलग अलग कैटेगरी में चलती हैं और इनके अलग अलग जो है वो संगठन बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो है स्लीपर बसों के साथ साथ अब जो कैरेज बसों का संगठन है वो भी सहमति में साथ आने वाला है। यानी कि जो आज 30,000 बस की स्ट्राइक है वो बढ़कर जो है वो 50 से 60,000 तक पहुंचने वाली है। आज इन सभी जो बस निजी बस संचालक है उनकी बैठक होने वाली है। उसमें तय किया जाएगा कि सभी को स्लीपर बसों के साथ आना चाहिए या फिर प्रशासन के साथ में स्लीपर बसों की सहमति बन। इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है, एक तो रोडवेज बसों के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, दूसरी जो दूसरे संगठन बसें चला रहे हैं उनके अंदर मनमाना जो किराया है वो इन यात्रियों से वसूला जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर स्लीपर कोच की बसें जो है वो बंद हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो स्लीपर कोच के संचालक हैं उनका ये कहना है कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। अगर हमारी बसेस ओवरलोडेड, ओवरसाइजेज या मॉडिफाइड है तो हमें फिर परमिट क्यों दिया गया? आरटीओ ने इंस्पेक्शन करके परमिट दिया था और आज जो है हमारी बसें क्यों गैर कानूनी साबित की जा रही हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज का दिन देखना होगा कि प्रशासन और बसों के बीच में क्या कुछ सहमति बन पाती है या सभी बसों के जो संगठन है वो इस हड़ताल में कूद पड़ते हैं। ठीक है आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दूसरा दिन है स्लीपर बसों की हड़ताल का और अभी यह हड़ताल इसी तरह से जारी रहने वाली है, क्योंकि कोई बातचीत अभी तक, कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है।
जयपुर से बड़ी खबर है। अमायरा की मौत मामले में अपडेट सामने आया है कि अमायरा का पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार की सहमति के बाद पोस्टमार्टम किया गया है। जिला कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद अब पूरा हुआ है पोस्टमार्टम। परिवार की सहमति के बाद मामले में पोस्टमार्टम कराया गया है। सूर्यास्त होने के कारण रात में पोस्टमार्टम के लिए जिला कलेक्टर की ली अनुमति। जांच अधिकारी लखन सिंह मौके पर रहे मौजूद। मेडिकल बोर्ड द्वारा 1.5 घंटे में हुआ पोस्टमार्टम। छात्रा के स्कूल रेलिंग से कूदने का वीडियो भी आया है सामने। तो एक ऐसा मामला जिसने सभी पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अमायरा की मौत मामले में अभी तक के अपडेट ये है कि पोस्टमार्टम अमायरा का हो चुका है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा, जहां पर छात्रा के स्कूल रेलिंग से कूदने का ये पूरा वीडियो भी आया है सामने। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों छात्रा कूदी, क्या वजह थी? हालांकि स्कूल प्रशासन पर भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि जांच का विषय है, टीमें गठित कर दी गई हैं जो इस पूरे मामले पर जांच करेंगे। लेकिन परिवार की इकलौती बेटी, उसके जाने से मां बेसुध हो चुकी है। पिता कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अरबाज, जरा जानकारी दीजिए, अभी तक अमायरा मामले में क्या अपडेट आया है? जी देखिए, कल देर रात पोस्टमार्टम करवाया गया है। जिला कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद परिवार को जो है एक बात सूचना दी और पुलिस ने परिवार के संबंधी से पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। मेडिकल बोर्ड का गठन करके उसका पोस्टमार्टम करा लिया। अरबाज, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाँ, ये जो है लोग रात को पोस्टमार्टम करा चुके हैं क्योंकि जिला कलेक्टर से अनुमति ली गई थी। जिला कलेक्टर से जो है लिखित में अनुमति ली जाती है जब रात में पोस्टमार्टम किया जाता है और परिवार की सहमति में पुलिस ने अनुमति पत्र दिया। के बाद में उन्हें अनुमति दी जाने के बाद में करीब 11:30 तक इन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो है परिवार के सुपुर्द कर दिया था। जो है उसका अंतिम संस्कार करने। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उदयपुर के गोगुंदा पिंटवाड़ा हाईवे पर होटल शिव शक्ति के पास एक कोयले से भरा ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर में गिरते ही आग लग गई। ट्रेलर चालक मुकेश मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलती हाईवे पेट्रोलिंग टीम और गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उदयपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मृतक का शव हाईवे एम्बुलेंस से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर उदयपुर से पिंटवाड़ा की ओर जा रहा था, तो खाई में गिरने से आग लगने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। ड्राइवर को समय नहीं मिल पाया, जो इस हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है। कोयले से भरा हुआ था ये ट्रेलर, जिसमें बहुत तेजी के साथ आग फैल गई। और खबर डूंगरपुर से है, जहां बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दवा और खाद की बाल्टियों में शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। विश्वसनीय होने पर ट्रक को रतनपुर चेक पोस्ट के पास में रोका गया। चालक चंद्रवीर जाटव निवासी अलीगढ़ से ट्रक में क्या भरा बाबत पूछा गया तो चालक ने बताया कि अंग्रेजी दवाइयाँ एवं खाद है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर बाल्टियां जो यूरिया खाद से बनी हुई सील लगी हुई थी चेक की गई तो सभी बाल्टियां, कुल 73 बाल्टियों के अंदर 732 अंग्रेजी शराब की बोतलें एवं बियरें अलग अलग ब्रांड की पाई गई।
से बड़ी खबर है, बीसलपुर बांध का नया रिकॉर्ड। 2016 की सर्वाधिक निकासी को किया पार। 134.238 टीएमसी से ज्यादा पानी की निकासी। 315.50 आरएल मीटर के अतिरिक्त हो रही निकासी। 1 मीटर तक गेट नंबर 11 खोलकर 6000 क्यूसेक पानी की निकासी। आज 95वें दिन भी बनास नदी में छोड़ा जा रहा पानी। बांध में त्रिवेणी के जरिए पानी की आवक जारी है। 3.20 मीटर के उफान से बह रही है त्रिवेणी। पहली बार जुलाई में और दोबारा अक्टूबर में गेट खोलने का बनाया रिकॉर्ड। लगातार दूसरे साल बांध भरने का रिकॉर्ड बना है। जयपुर अजमेर टोंक की 1 करोड़ आबादी को होती है जलापूर्ति। 38 टीएमसी भराव क्षमता वाले बांध में 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए निर्धारित है। ऐसे में बांध भरने पर किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। खबर जयपुर से है। काउंसलिंग ऑफ राजस्थान के नए भवन का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे जोधपुर स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो काउंसलिंग ऑफ राजस्थान के नए भवन का ये उद्घाटन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। दोपहर 12 बजे जोधपुर स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, काउंसलिंग ऑफ राजस्थान के नए भवन का ये उद्घाटन रहने वाला है। राजस्थान में अब शिक्षा और सिस्टम दोनों ही बदलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक साथ ऐतिहासिक फैसलों की झड़ी लगा दी है। सबसे बड़ा ऐलान यह है कि अब सरकारी हो या निजी, सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। यही नहीं, अब दफ्तरों में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान से हाजिरी पक्की होगी। देखिए, स्कूल से लेकर ऑफिस स्तर तक बदलाव लाने वाले इन फैसलों पर यह खास रिपोर्ट। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म जो कहते हैं वह अब एक ही होगी। स्कूल अनेक, यूनिफॉर्म होगी एक। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दफ्तरों में नई रीत। राजस्थान में अब एक प्रदेश, एक यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि अब सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक जैसी होगी। शर्ट, पैंट, जूते और स्कर्ट सब कुछ एक ही रहेगा, ताकि भेदभाव की दीवार खत्म हो सके। लेकिन एक बदलाव खास है, ड्रेस कोड में इस बार टाई को कोई जगह नहीं दी जाएगी। हमने सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, ये अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वह अब एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी कर दें। यूनिफॉर्म का ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, जल्द ही स्कूलों के शिक्षक भी अब एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। यहाँ तक कि सभी शिक्षकों को भी आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि इससे शिक्षकों की पहचान मजबूत होगी। आगे चल करके हम शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय करने वाले हैं और हमारे अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। अध्यापकों के आईडी कार्ड के बाद यानी परिचय पत्र के बाद हम उसके आगे जाकर के हम सभी बच्चों का परिचय पत्र लागू करने वाले हैं। इसके अलावा भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोई और अहम ऐलान किए हैं, जैसे स्कूलों का शैक्षिक सत्र अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में अब अटेंडेंस के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के ना पहुंचने पर अभिभावकों को तुरंत मैसेज जाएगा। शिक्षा विभाग शाला दर्पण पोर्टल पर मौजूद डेटा का उपयोग करेगा।
राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों की वेशभूषा एक जैसी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लड़कों के लिए कतई रंग की पैंट या हाफ पैंट और हल्के पीले रंग का कमीज होगा, जबकि लड़कियों के लिए हल्के पीले रंग की शर्ट के साथ कतई स्कर्ट या सलवार तय किया गया है। मंत्री मदन दिलावर ने केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि अपने तीनों विभागों यानी स्कूल, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज तक में बड़े बदलाव किए हैं। दफ्तरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य किए हैं। तीनों विभागों के सभी दफ्तरों में स्कूल, संस्कृति, शिक्षा और पंचायती राज के दफ्तरों पर नियम लागू होगा। दफ्तर खुलने के समय पर राष्ट्रगीत होगा और दफ्तर बंद होने से ठीक पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। दावा तो है कि ये फैसले सिस्टम में सुधार की दिशा तय करने वाले होंगे, लेकिन इस पर प्राइवेट स्कूल क्या रुख रखते हैं वो भी देखिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि समान यूनिफॉर्म से सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों में समानता, एकजुटता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगामी सत्र से नियम लागू होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड पर विचार चल रहा है। नई व्यवस्था से प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों तक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे स्कूल ड्रेस हो या दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, काफी चीजें बदलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया और वहां मौजूद महिला और उसके छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। यह घटना कुराबड़ के आड़ी तलाई इलाके की है, जहां करीब 3 घंटे तक तेंदुआ कमरे में ही बंद रहा। इस दौरान उसने दहाड़ते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश की और बाहर निकल आया। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और लगभग 500 मीटर दूर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में उसे फिर से घेरकर बंद कर दिया। सूचना पर उदयपुर से वन्य जीव उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा। मात्र 8 मिनट में टीम ने तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया और इलाज के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। घायल मंजूबाई और उसके बेटे रोहित को इस वक्त कुराबड़ सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नोखा में एटीएम का कैश बॉक्स तोड़कर बदमाश ले गए हैं। कस्बे के लक्ष्मी अस्पताल के पास लगा था ये एटीएम। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ये वारदात हुई। क्षेत्र में फैली सनसनी। शातिर बदमाशों ने एटीएम के कैमरे को स्प्रे करके वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर नोखा पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी हुए रकम अब तक आकलन नहीं किया जा रहा है और बैंक के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। तो देखिए फिलहाल कितनी रकम इसमें चोरी हुई है ये जांच का विषय है, लेकिन बड़ी ये घटना है क्योंकि अस्पताल के पास में ही एटीएम था और कस्बे के लक्ष्मी अस्पताल के पास ये एटीएम लगा हुआ था। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके बावजूद भी एटीएम में चोर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एटीएम के कैमरे को स्प्रे करके वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है, लक्ष्मी अस्पताल के पास ये एटीएम लगा हुआ था, जिसमें जो कैश बॉक्स होता है उसको तोड़कर ये बदमाश लेकर गए हैं। तो इस इलाके के बाद बदमाशों के खौफ से लोग डरे हुए हैं और पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, अस्पताल के बगल में ये एटीएम, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी को भी चोरी की भनक नहीं लग पाती है और चोर दबे पांव आकर कैमरे में स्प्रे करते हैं और उसके बाद जो कैश बॉक्स है उसको लेकर वहाँ से फरार भी हो जाते हैं। ये देखिए आप जरा तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रात की घटना है। तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चोर 3:41 की ये घटना है, जो सुबह के वक्त की है। आज सुबह ये घटना हुई है जहाँ पर ये चोर आते हैं और देखिए आप मुंह पर अपना मुंह ढका है और आंखें भी ढक दी और उसके बाद वहाँ पर कैमरे पर स्प्रे किया गया, क्योंकि
पता है कि कैमरे में इनकी करतूत कैद हो जाएगी, तो ऐसे में सबसे पहले कैमरे में ही स्प्रे किया गया है और उसके बाद यहाँ पर स्प्रे करने के बाद सामान जो है वो एटीएम से निकाला, कैश बॉक्स निकाला और फरार हो गए। आज सुबह ये घटना हुई है। 3:41 की ये पूरी घटना सामने आई है।